हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने डी ब्लॉक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, लाइक क्यों ट्रांजिशन कंपाउंड्स कलर शो करते हैं, कैसा उनका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है और ये सारी प्रॉपर्टीज। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ चुके हैं और वहां पर आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो बन रहे थे वो डी ब्लॉक मेटल्स बना रहे थे। कभी भी हमने एस ब्लॉक या पी ब्लॉक मेटल का कॉम्प्लेक्स नहीं देखा, हमेशा हमने कौन सी मेटल्स का कॉम्प्लेक्स देखा, डी ब्लॉक मेटल्स का कॉम्प्लेक्स देखा। तो ये ध्यान रखना, इन मेटल्स की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिनको आप लिगेंड्स बोलते हो के साथ कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। So transition metals have tendency to form complexes due to, क्यों ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इसके तीन मेन रीजन है। पहला स्मॉल साइज, सेकेंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इन तीन मेन प्रॉपर्टीज की वजह से जो आपकी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लिगेंड्स के साथ एसोसिएट होकर क्या बना सकती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म कर सकती हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ हम लोग पूरे उस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, तो ये रीजंस आप ध्यान रखना कि क्यों डी ब्लॉक मेटल्स ही आपके पास मेनली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। चलो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद जो इनकी अगली प्रॉपर्टी है दैट इज कैटालिटिक एक्टिविटी। बहुत सारी रिएक्शंस हैं ऐसी जहां पर आप ट्रांजिशन मेटल्स को एज कैटलिस्ट यूज करते हो। कुछ रिएक्शंस के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक रिएक्शन होती है आपके पास हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, आपके पास जो भी कोई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको आप H2 के साथ हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ Fe या प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो देखो यहां पर कैटलिस्ट की तरह कौन काम कर रहा है, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। आप देखो हेबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 gives 2NH3। यहां पर आप Fe या मोलिब्डेनम को क्या लेते हो, एज कैटलिस्ट यूज करते हो। दोनों ही आपकी कौन सी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, ऐसी और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जहां पर जैसे आप लिंडलार्स रिएजेंट लेते हो, पैलेडियम, BSO4 एंड पैलेडियम, तो पैलेडियम भी क्या है, आपकी ट्रांजिशन मेटल्स है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं, ये सब कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकती है और इनका कैटालिटिक एक्शन बहुत अच्छा होता है। क्यों, आओ उस चीज का रीजन समझते हैं। पहले तो आप यहां पे लिख दो कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक, फिर बात करते हैं कि कैटलिस्ट की तरह काम क्यों कर सकती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जब कैटलिस्ट की तरह काम करती है तो क्या होता है, सॉलिड मेटल के सरफेस पर गैसेस का एड्सॉर्प्शन होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ये जो एड्सॉर्प्शन होता है दिस इज बेसिकली केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन मतलब
मेटल और गैस के बीच में क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक, तो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होने की वजह से यहां पर क्या होगा, जब ये बॉन्ड बनेगा तो रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो सिंस ट्रांजिशन मेटल्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। इस वजह से ये आसानी से इन गैसेस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना, द कैटालिटिक एक्टिविटी इज ड्यू टू, दो मेन रीजन है। पहला, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और दूसरा क्या है आपके पास, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अगर आप। तो इन दो रीजन से क्या करता है, ये मेटल्स सरफेस पर गैसेस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है रिएक्शन होने के लिए, जिससे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, सो द मेटल एब्जॉर्ब्स द reactant gases over its surface। ठीक, तो अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेगी, इन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू अकर। ठीक, तो अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपकी डी ब्लॉक मेटल्स हैं वो कैटालिटिक एक्शन शो करती हैं और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आप जहां पर भी देखोगे वहां पर कैटलिस्ट के फॉर्म में आपको क्या मिलती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक, तो ये थी अपनी अगली प्रॉपर्टी, दैट इज कैटालिटिक एक्टिविटी। कॉपी करो। फिर मूव करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। आओ डिस्कस करते हैं क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो देखो अपनी अगली प्रॉपर्टी दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी कोई मेटल बनती है तो मेटल का एक लैटिस बनता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास आयरन का या क्रोमियम का, किसी का क्रोमियम का लैटिस ले लेते हैं, क्रोमियम है तो क्रोमियम के लैटिस में क्या होगा, बहुत सारे क्रोमियम एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक, तो जैसे एक क्रोमियम का लैटिस है, इसमें क्रोमियम एटम्स मेटालिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है कुछ इस तरह से। तो ये जो आपको बीच में वैकेंट स्पेस दिख रहा है 2, 3, 4 क्रोमियम एटम्स के बीच में, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स बोल दो या फिर आप इनको इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हो। तो वो क्या कि अगर कोई छोटे साइज का एटम इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आकर बैठ जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। छोटे साइज का एटम्स कौन, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया। ये एलिमेंट्स अगर इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रोमियम मेटल को कार्बन के साथ हीट करो तो यहां पर Cr4C3 टाइप का एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनता है। इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ऐसे ही आयरन में क्या होता है, कार्बन सॉल्युबल होता है, तो आयरन के साथ कार्बन मिलकर Fe3C टाइप का एक कार्बाइड बनाता है जिसको हम सीमेंटाइट बोलते हैं। और ये भी एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड ही है। इसमें क्या होगा, इन
इंटरस्टिशियल वॉइड्स में कौन से एटम आकर फिट हो जाएंगे? कार्बन एटम्स आकर फिट हो जाएंगे और इस तरह के जो कंपाउंड बने उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ डी ब्लॉक मेटल्स के पास ही है। अपने लैटिस के अंदर क्या होते हैं? ये छोटे साइज के एटम्स को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करके क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होने से क्या होता है? जैसे ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बने, इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा, ये जो आपकी मेटल है, ये इस मेटल की हार्डनेस को बढ़ा देते हैं, ब्रिटलनेस को बढ़ा देते हैं और उसकी डक्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के फॉर्म होने के। खैर, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सिंपल, व्हेन smaller atoms like hydrogen, carbon, nitrogen or boron are trapped in interstitial voids, the compound formed is called interstitial compound. Is called interstitial compound. ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आयरन कार्बाइड, क्रोमियम कार्बाइड, और ये इस मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, इसकी हार्डनेस बढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी डक्टिलिटी को क्या कर देते हैं? ये डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये था अपना अगली प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सेम ऐसे ही डी ब्लॉक मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अलॉय फॉर्मेशन। तो ये अलॉयज भी बनाते हैं, तो डिस्कस करते हैं क्या होते हैं अलॉयज और कैसे अलॉयज बनती हैं। देखो, अलॉय का नाम आपने सुना होगा और दिन रात हम किसी ना किसी फॉर्म में अलॉयज को यूज ही करते हैं। अलॉय क्या होता है? अलॉय एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ या होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन लिख दो, इन विच, है ना, ज्यादा अच्छे डिफिनेशन आप ऐसे लिख पाओगे, इन विच वन मेटल और नॉन मेटल। ये चीज ध्यान रखना, आज तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि अलॉय सिर्फ मेटल्स बनाती हैं, मेटल के साथ अगर आप नॉन मेटल को मिक्स कर दो तब भी अलॉय बन सकती है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो वन मेटल और नॉन मेटल इज dissolved in another metal। तो कुछ छोटी मोटी चीजें आपको अलॉय के बारे में पता होनी चाहिए। पहली चीज, ये एक होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स हो सकती हैं या फिर एक नॉन मेटल और बाकी क्या हो सकते हैं? आपके पास मेटल्स प्रेजेंट हो सकती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अलॉयज। अलॉयज हम क्यों बनाते हैं भाई? एक मेटल की प्रॉपर्टी है वो टफ है, दूसरी मेटल की प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो जो टफ है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है वो टफ नहीं है। अगर मुझे दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए तो मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं। दोनों को मिक्स करके जो मैं सोल्यूशन बनाऊंगा वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को रखेगा, वो टफ भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा। तो इसी पर्पज से हम लोग क्या बनाते हैं? अलॉयज बनाते हैं, और कोई रीजन नहीं अलॉयज बनाने का। तो कुछ मैं आपको कॉमन अलॉयज का एग्जांपल दूं। जैसे आप बात करो स्टील, स्टील का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्टील बेसिकली क्या है? स्टील एक अलॉय है। ये किसका अलॉय है? दिस इज अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन मेनली। तो ये आपकी है मेटल और ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक, तो ये आपके पास एक अलॉय। ऐसे आपके पास दूसरा होता है ब्रास, जो बेसिकली कॉपर और जिंक का अलॉय है।
इस तरह पास होता है ब्रॉन्ज, जो कॉपर और टिन का अलॉय है। तो इस तरह से आपके पास कुछ अलॉयज होते हैं, स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो इन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं अलॉयज बनाने की, और अलॉय क्या होता है, एक सिंपल होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन आपके पास होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे इन अलॉयज के, जैसे स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कि इनका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो ये थी अपनी एक और कॉमन प्रॉपर्टी, दैट इज अलॉयज का फॉर्मेशन। अब हमारे पास एक और छोटी सी और लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे आप बात करो FeO, तो FeO में आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो कितना है, 1:1। वही मैं आपसे बात करूं Fe0.84O, तो यहां पर इनका रेशियो होल नंबर में नहीं है, 1:1 टाइप नहीं है। तो जहां पर रेशियो होल नंबर में होता है उनको तो हम कौन से कंपाउंड बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। लेकिन जहां रेशियो अलग होता है, फ्रैक्शंस के अंदर होता है, इनको हम कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं, दीज आर आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। पहली चीज डिफरेंस क्या है, यहां पर जितना भी आयरन होगा वो सिर्फ +2 स्टेट में प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पर जो आयरन होगा वो +2 और +3 दोनों स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो अगर किसी कंपाउंड को किसी एलिमेंट को एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाना है, तो उसको क्या करना होगा, वेरिएबल वैलेंसी उसको शो करनी चाहिए, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए। और सिंस ये प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होती है, इसीलिए जनरली ट्रांजिशन मेटल्स ही क्या करती हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो सिंपल सी कंडीशन याद रखना आप लोग कि टू form a non-stoichiometric compound, the metal should exhibit variable valency। तो मेटल को क्या एग्जिबिट करना चाहिए, वेरिएबल वैलेंसी। अगर वो रखता है तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। चलो, तो ये हुई अपने पास इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एनर्जीज, एटॉमिक रेडियस, है ना, कलर शो करना, और आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का बनना हो गया, मैग्नेटिक नेचर हो गया। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपने देखा 3 सीरीज है, और 3 सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं जो पहला तो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है, उनको हम कवर करेंगे, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो आपके काम में आएंगे मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। तो आप ये सब कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला कंपाउंड जो हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं, जो एलिमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्रोमियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के कंपाउंड्स में भी जो अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। ठीक, तो ये अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आप इससे पहले भी मिल चुके हो फिजिकल केमिस्ट्री में, जब आप रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हो। ये
टाइट्रेटिंग एजेंट, स्टैंडर्ड रिएजेंट की तरह हम इसको काम में लेते हैं, वो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो देखो इसके प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म तो है FeCrO4, ठीक, लेकिन इसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन होता है वो होता है FeCr2O4 FeO.Cr2O3। तो ये आपकी क्रोमाइट ओर है और ये इसका कॉम्पोजिशन दिस इज FeCr2O4। तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए। क्या करते हैं इसको बनाने के लिए? हम सबसे पहले FeCr2O4 लेते हैं और इसको हम डाइजेस्ट करते हैं विद अ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 प्लस O2। तो इसको फ्यूज कर देते हैं इसके साथ। फ्यूज करने पर ये क्या होता है? ये आपके पास बनाएगा Na2CrO4 का एक येलो सॉल्यूशन। Na2CrO4 वाटर में सॉल्युबल होता है और ये डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा? एक येलो सॉल्यूशन बनाएगा ऑफ Na2CrO4, ठीक। फिर इस Na2CrO4 को हम H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं। H2SO4 ऑक्सीडाइज नहीं, बेसिकली ये इसको क्रोमेट में कन्वर्ट, ये भी क्रोमेट है, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। अब ये H2SO4 क्या करेगा? इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये क्या बना देगा? Na2Cr2O7। और ये जो कंपाउंड बना इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक, ये तो बना सोडियम डाइक्रोमेट। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को आपने किस में कन्वर्ट करना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो कुछ भी नहीं करो, आप इसकी रिएक्शन KCl से करवा दो। पोटेशियम यहां से सोडियम को रिप्लेस करेगा और क्या बना लेगा? K2Cr2O7। तो ये K2Cr2O7 वाटर में लेस सॉल्युबल होता है और जैसे आप वाटर की कूलिंग करते हो तो आपको ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं, ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ दिस कंपाउंड K2Cr2O7। तो ये इसका प्रिपरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन 3 स्टेप्स में। सबसे पहला क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर की रिएक्शन जब आप Na2CO3 प्लस O2 से करवाओगे, इस मिक्सचर का एक नाम होता है, इसको हम फ्यूजन मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन मिक्सचर। तो जब आप FeCr2O4 को फ्यूजन मिक्सचर के साथ डाइजेस्ट करोगे तो पहले क्या बनेगा? आपके पास Na2CrO4 का एक येलो सॉल्यूशन बनेगा। उस Na2CrO4 सॉल्यूशन को आप H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो वो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? Na2Cr2O7। अब अगेन ये इसका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होगा, तो येलो से क्या हो गया है? ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया है। ये कन्वर्जन क्यों हुआ है ये भी आप लोग पढ़ोगे, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। इसको हम क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl से करवा दो तो आपको मिल जाएगा K2Cr2O7 का एक ऑरेंज सॉल्यूशन। और जैसे आप इसकी कूलिंग करोगे, इसकी लो सॉल्युबिलिटी की वजह से आपको K2Cr2O7 के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। क्लियर? चलो, ये तो हुआ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद बात करते हैं ये जो आपका यहां पर डाइक्रोमेट आयन है, इसके स्ट्रक्चर की और दूसरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैं आपको दोनों ही आयंस के स्ट्रक्चर यहां पे बता देता हूं। एक आपका क्रोमेट CrO4 2- और एक डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। तो एक क्रोमेट आयन Cr डबल बॉन्ड O O- एंड O-। ये तो है आपके क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर। दिस इज क्रोमेट आयन।
दूसरा है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में कुछ नहीं है, दो क्रोमेट आयन को आप जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे Cr डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, Cr डबल बॉन्ड O, O माइनस, डबल बॉन्ड O, और इन दोनों को आप एक ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो। तो ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट थी, यहां पर दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स को आपने कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपके पास बन गया Cr2O7 2 माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका डाइक्रोमेट आयन। तो पहली बात तो इनके स्ट्रक्चर्स। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कंपेयर करें K2Cr2O7 एंड Na2Cr2O7, तो हम K2Cr2O7 को एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं इन टाइट्रेशंस, लेकिन इस पर्पस के लिए Na2Cr2O7 को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है कि K2Cr2O7 को आप एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर सकते हो इन टाइट्रेशन, लेकिन Na2Cr2O7 को यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो आपका Na2Cr2O7 होता है, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। कैसा होता है नेचर में? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। तो होगा क्या? जैसे आप इसको पानी में डालोगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, मान लो आपने 100 ml वाटर में डाला, तो आपने तो 100 ml में डाला था, लेकिन ये क्या कर लेगा, कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो सॉल्यूशन का एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो 100 ml से क्या होगा, कम। अब आप अपनी सारी कैलकुलेशन 100 ml के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में तो वॉल्यूम क्या हो चुका है, 100 ml से बहुत कम हो चुका है। बहुत कम का मतलब 2-3 ml का फर्क आ गया, तो बस आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई सारी। इसलिए हम Na2Cr2O7 को एज अ स्टैंडर्ड रिएजेंट यूज नहीं करते हैं। किसको यूज करते हैं? K2Cr2O7 को, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है। एक छोटा सा रीजन आप याद रखना कि क्यों हम Na2Cr2O7 को यूज नहीं करते हैं और K2Cr2O7 को यूज करते हैं। चलो, ये हुई इनके स्ट्रक्चर्स और ये इनका डिफरेंट बिहेवियर कि इन दोनों में से हम किसको स्टैंडर्ड एजेंट की तरह काम में ले सकते हैं। फिर बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। डाइक्रोमेट आयन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। देखो, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज एक्शन ऑफ हीट। अगर आप K2Cr2O7 की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो तो ये आपके पास बनाता है एक तो K2CrO4, ठीक, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये तीन चीजें बनाता है। ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक ग्रीन कलर की गैस होती है, साथ में ऑक्सीजन बना रहा है। रिएक्शन को आप बैलेंस करो तो ये 4K2Cr2O7 ये बनाएगा 4K2CrO4, साथ में बनाएगा ये 2Cr2O3 अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, 40 28 16 एंड 6, 16 एंड 6 कितना हो गया, 22 एंड 6 O2। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। तो पहली चीज हीटिंग का इफेक्ट, K2Cr2O7 को हीट करोगे क्या मिलेगा, डाइक्रोमेट से मिलेगा क्रोमेट अलॉन्ग विथ Cr2O3, ठीक है। दूसरी ये प्रॉपर्टी जो हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस में बहुत काम में आती है और आपको ये याद भी रखनी होगी, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या सिंपल लिख लो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो
तो ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है, और पढ़ते ही आपको अपने आप रिकॉल भी हो जाएगा। इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent. ये क्या होता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में इटसेल्फ किस में रिड्यूस हो जाता है? Cr+3 में, और सामने वाले को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। यहां पे आपको एन फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। तो अगर आप यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो आएगा +6। अभी देखो, क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, कितने का चेंज है? 3। फर्दर यहां जितने एटम्स हैं आपको उससे भी मल्टीप्लाई करना होगा। इधर कितने भी एटम्स हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां जितना एटम्स है 2, तो 2 × 3 बताओ ओवरऑल चेंज कितने का आ गया? 6। तो 3 × 2 = 6। तो हमेशा एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर कितना मिलेगा आपको? 6। क्यों? क्योंकि ये +6 से कहां कन्वर्ट हो गया है? +3 स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और बहुत सारी रिएक्शन शो कर सकता है। तो आप कॉपी करो, फिर हम मिलते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस को ये एग्जिबिट कर सकता है इन एसिडिक मीडियम। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उनकी बैलेंसिंग जो यहां पर आपको आनी चाहिए। तो एक एक करके हम रिएक्शंस को देखते हैं। ये आप याद रखना, ये आपके कई बार काम में आ जाती है। जैसे ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। तो K2Cr2O7 क्या करता है? Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन क्या बनेगी? Fe2+ Cr2O7 2-। आपका डाइक्रोमेट आयन है कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो ये खुद कन्वर्ट होगा Cr3+ में, आयरन को भेज देगा Fe3+ में, और अलोंग विद वाटर फॉर्म हो जाएगा। एक तो इन रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना आना चाहिए, जैसे कि हम रिडॉक्स रिएक्शंस में बैलेंस करते थे। खैर अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार 1-2 रिएक्शंस बैलेंस करके दिखा रहा हूं, आप उनको सीख लो। और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरा रिडॉक्स रिएक्शंस का लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, चलो आप यहां देखो, यहां आयरन +2 स्टेट में है, यहां आयरन +3 स्टेट में। तो आप आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो, 3 - 2 कितने का चेंज है? 1। 2 से 3 में चला गया। यहां क्रोमियम +6 स्टेट में है और यहां क्रोमियम +3 स्टेट में है। तो यहां पर आप चेंज देखो कितने का है? 3। लेकिन यहां कितने क्रोमियम है? 2। तो 3 × 2 ओवरऑल चेंज कितना हो गया? 6। जैसा मैंने आपको अभी भी सिखाया, मुझे इधर कितने क्रोमियम है उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इधर से इधर जाने का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाल रहा हूं। अब आप क्या करोगे? दोनों का चेंज निकालकर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ रिएक्टेंट साइड करना। तो मैं डाइक्रोमेट को 1 से और Fe को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? रिएक्शन बनेगी 6Fe2+ Cr2O7 2- H+। बताओ ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Cr3+ Fe3+ H2। ठीक, बैलेंस करो रिएक्शंस को। Fe+, अब देखो आप पहले क्या करोगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सबको बैलेंस कर लोगे। 6 आयरन, तो यहां पर भी कितने होंगे? 6 आयरन। 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम। क्लियर? इनको बैलेंस करने के बाद आप बैलेंस करोगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम यहां पर H2O ऐड करते हैं। तो देखो 7 ऑक्सीजन, अभी भूल जाओगे H2O है, आप तो जितनी जरूरत हो उतने H2O लिख देना। 7 ऑक्सीजन है इधर, बताओ इधर कितना ऑक्सीजन है? अभी तो एक भी नहीं है। तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 7 H2O ऐड कर दूंगा। तो ये बन गया मेरा 7 H2 हो गया। फिर हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H प्लस ऐड करते हैं। तो इधर देखो कितने हाइड्रोजन है 14, इधर इसको भूल जाओ, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इधर के 14 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर भी क्या ऐड करने पड़ेंगे 14 हाइड्रोजन। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। अब आपको लास्ट चेक करना है कि रिएक्शन सही बैलेंस्ड है या फिर नहीं। उसके लिए आप यहां चार्ज बैलेंस करोगे। क्या बैलेंस करोगे? चार्ज। तो देखो 6 2 प्लस 12 चार्ज, ये 2 माइनस, तो -2 प्लस 14, तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपके पास 24, पॉजिटिव 24। तो अगर इधर प्लस 24 चार्ज है तो इधर भी कितना होना चाहिए प्लस 24। देखो 3 2 6 प्लस 6 3 18, कितना आ जाएगा 24। तो अगर दोनों साइड चार्ज बैलेंस्ड है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगी। खैर बैलेंसिंग अब हम कर सकते हैं, बहुत छोटी सी ट्रिक है आपके पास बैलेंस करने को, लेकिन पहले आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। डाइक्रोमेट Fe2+ को कहां पर ऑक्सीडाइज कर देगा? Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देगा। कॉपी करो। फिर ऐसी और बहुत सारी रिएक्शन है 4-5 जो आपको याद रखनी होगी। याद रखने की चिंता आप मत करो, उसको मैं याद करवा दूंगा। अब तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट बैलेंसिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां पर भी, और यही चीज आपके रिडॉक्स रिएक्शन में भी काम में आती है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो कॉपी करो, फिर अगली रिएक्शन को देखते हैं। फिर देखो जो अपनी अगली रिएक्शन है, सिमिलरली ये I- को पहुंचा देता है I2 में। ठीक है, तो मैं एक और रिएक्शन बैलेंस करके दिखा रहा हूं। बाकी रिएक्शंस आपको खुद को बैलेंस करनी होगी क्योंकि बैलेंसिंग हम यहां पर सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन क्या होगी? I- की रिएक्शन आप करवाओ, वही डाइक्रोमेट Cr2O7 2- प्लस H+, बताओ Cr2O7 2- खुद किस में कन्वर्ट होगा? Cr3+। ठीक, I- को कहां भेज देगा? I2 में। ठीक, और साथ में क्या बनाएगा? H2। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। देखो यहां पर आयोडीन -1 स्टेट में है और यहां आयोडीन आ गया 0 में। तो देखो -1 से 0 कितने का चेंज? 1। बताओ यहां कितना आयोडीन है? 1 × 1, तो इसका चेंज कितना आया? 1। अब आप ये मत देखना कि यहां पर 2 आयोडीन है तो आप × 2 कर दो। आप इधर से इधर आ रहे हो तो इधर के एटम्स पे फोकस करोगे, जब आप इधर से इधर आओगे तब आप इधर के एटम्स पे फोकस करोगे। ठीक है ना। फिर आप बात करो क्रोमियम, तो देखो क्रोमियम यहां पर वही +6 + 3 चेंज 3 × 2 क्रोमियम, ओवरऑल चेंज हो गया 6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। रिएक्शन क्या बनेगी? रिएक्शन आपके पास बनेगी 6I- प्लस Cr2O7 2- प्लस H+, Cr3+ प्लस I2 प्लस H2। बैलेंस करो एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 6 आयोडीन 3 I2 6 आयोडीन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम। अब आप क्या बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7 H2O। फिर बैलेंस करो हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन 14 H+। हो गया रिएक्शन बैलेंस। चार्ज बैलेंस करके देख लो, -6 -2 प्लस 14, तो 14 - 8 प्लस 6। उधर भी चार्ज कितना आना चाहिए? +6। देखो न्यूट्रल न्यूट्रल 3 2 +6, यानी मेरी रिएक्शन इज बैलेंस्ड। हो सकता है। तो बस आपको रिएक्शन नहीं रटनी है, सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना है। वो भी मैं आपको धीरे धीरे याद करवा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। आपको तो तरीका समझ में आना चाहिए कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसी और भी ये 2 रिएक्शन शो करता है, ज्यादा याद नहीं रखनी, 2 और याद रख लो। एक H2S को ये कहां पहुंचा देगा? सल्फर में। और 4th रिएक्शन SO2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है SO4 2-। ठीक, जैसे I- को I2 में भेजा है, किसी भी हेलोजन को Cl- को कहां भेज देगा? ये Cl2 है ना। Br- को कहां भेज देगा? Br2 में।
तो ये कॉमन रिएक्शंस हैं। ठीक, फर्दर H2S को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? सल्फर के अंदर। तो ये ध्यान रखना, जब ये H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है तो सल्फर की एक वाइट टर्बिडिटी बनती है, या फिर आप इसको टर्बिड सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, टर्बिड सॉल्यूशन। ये टर्बिड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आपके पास वाटर है, उसमें 1 ड्रॉप या 2-5 ड्रॉप मिल्क डाल दो तो पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? थोड़ा मिल्कीनेस से आ जाती है ना, उसी को हम टर्बिडिटी बोलते हैं। तो ऐसे ही यहां पर सल्फर की वजह से क्या बनती है? व्हाइट टर्बिडिटी बनती है। ये क्या काम में आएगी वो तो हम आगे सीखेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब भी H2S का ऑक्सीडेशन होगा सल्फर बनेगी, और वो आइडेंटिफाई कैसे होती है? उसकी एक व्हाइट टर्बिडिटी फॉर्म होती है। ठीक, चलो, तो ये इसकी कुछ कॉमन रिएक्शंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही किसकी तरह काम कर सकता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। फर्दर हम इसकी एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी सॉल्ट एनालिसिस के अंदर बहुत काम में आता है। दैट इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक, तो देखो क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और ये किस लिए काम में आता है। सबसे पहली चीज, ये जो काम में आता है, ये काम में आता है, दिस इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl माइनस आयंस। ठीक, तो Cl माइनस आयंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करते हो? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज करते हो। इसमें क्या होता है? आप एक सॉल्यूशन लो जिसमें Cl माइनस आयंस प्रेजेंट है। ठीक, सो दिस इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Cl माइनस आयंस। तो एक को सॉल्यूशन हो सकता है KCl का, NaCl का, किसी का भी। इसमें आप ऐड करते हो H2SO4 along with Cr2O7 2-। तो डाइक्रोमेट के साथ आप यहां पर क्या ऐड करते हो? H2SO4 ऐड करते हो। इसकी वजह से क्या होता है? यहां पर आपको एक गैस मिलती है, दैट इज CrO2Cl2। ब्राउन रेड वेपर्स मिलती हैं आपको, इनकी ब्राउन रेड वेपर्स ऑफ दिस गैस। तो ये जो गैस बनी, इसी गैस को हम कौन सी गैस बोलते हैं? क्रोमाइड क्लोराइड गैस। तो जब भी कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें Cl माइनस आयंस प्रेजेंट है, मान लो आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन सॉल्यूशन में Cl माइनस आयंस है या फिर नहीं है, तो आप क्या करते हो? उस सॉल्यूशन में से, उस सॉल्यूशन में आप H2SO4 ऐड करोगे along with K2Cr2O7। ऐड करते ही अगर आपको ब्राउन रेड वेपर्स मिलती हैं तो आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड गैस मिली है और इस सॉल्यूशन में Cl माइनस आयंस प्रेजेंट हैं। और अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में Cl माइनस आयंस प्रेजेंट नहीं है। अब आप बोलोगे ब्राउन रेड कलर तो किसी और गैस का भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना वो क्रोमाइल क्लोराइड ही हो। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हम कंफर्म करते हैं कि ये गैस क्रोमाइल क्लोराइड है या फिर नहीं है। जैसे ही आप इस क्रोमाइल क्लोराइड गैस को CrO2Cl2 को NaOH सॉल्यूशन से पास करते हो तो ये आपके पास बनाता है Na2CrO4 का एक येलो सॉल्यूशन। तो ये जो आपकी वेपर्स बनी, इन वेपर्स को NaOH से पास करने पर अगर एक येलो कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये गैस क्रोमाइल क्लोराइड है, अदरवाइज ये क्रोमाइल क्लोराइड नहीं है। तो पूरा प्रोसीजर होता है, पहले आप Cl माइनस में H2SO4 और K2Cr2O7 ऐड करोगे, वहां से अगर एक ब्राउन रेड वेपर्स मिलती हैं तो इनको आप कंफर्म करने के लिए कि ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस है NaOH से पास करोगे। NaOH से पास करने पर अगर सॉल्यूशन का कलर येलो हो गया तो ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस है और ये कंफर्म है कि सॉल्यूशन में कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? Cl माइनस आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये ध्यान रखना किसके लिए काम में आता है और कैसे हम यहां पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्लियर? कॉपी करो। तो देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस टेस्ट के बारे में याद रखनी है, सारे मेटल क्लोराइड्स इस टेस्ट को नहीं दे सकते हैं, सिर्फ वो दे सकते हैं जैसा आप बोल दिया तो वाटर सॉल्युबल हो या बेसिकली वो आयनिक हो। ठीक, तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसको यहीं पे आपने लिख लिया होगा, ध्यान देना। क्लोराइड्स ऑफ Pb, Hg, Ag and tin do not give this test as they are covalent in nature and do not give Cl minus ions in solution। बेसिकली इनसॉल्युबल भी होते हैं और मेन चीज है कि ये कोवेलेंट होते हैं। तो अगर ये कोवेलेंट है तो ये Cl माइनस आयंस नहीं देंगे, और अगर ये Cl माइनस आयंस नहीं देंगे तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को शो नहीं कर सकते हैं। फर्दर ये आपके क्रोमाइल क्लोराइड गैस की स्ट्रक्चर, ये तो आप याद रखना, सिंपल है, CrO2 Cl2। ठीक, तो ये हुई आपके क्रोमियम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आज मैं आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रहा हूं, हमने रिएक्शंस पढ़ लिए, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं है, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्रोमियम और उसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देखो आज हमने मेनली जो चीजें पढ़ी एक बार उनको समराइज कर लेते हैं, क्योंकि चीजों को बार बार घुमाने से ही वो अपने को याद होगा। अभी भी समराइज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीजें यहां पर डिस्कस की। तो देखो आज हमने सबसे पहले बात की कि कैसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्रोमाइट ओर FeCr2O4, इसको डाइजेस्ट करते हैं विद Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएगा, पहले आपके पास Na2CrO4 का एक येलो सोल्यूशन बनाता है, फिर इसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, Na2Cr2O7। ठीक, Na2Cr2O7 को फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, KCl के साथ रिएक्ट करके K2Cr2O7। तो ये बन गया अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर एक डिफरेंस जो आपको याद रखना है, K2Cr2O7 और Na2Cr2O7 में से हम स्टैंडर्ड रिएजेंट की तरह किसको यूज करते हैं, K2Cr2O7। बताओ Na2Cr2O7 को यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, क्यों? क्योंकि नेचर में कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कैलकुलेशन में क्या आएगी, मिस्टेक आएगी। फर्दर जो हमने अगली रिएक्शन पढ़ी थी वो थी इसका हीटिंग। तो जब भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे K2Cr2O7, हीट करने पर ये क्या बनाता है, एक तो K2CrO4 along with formation of Cr2O3 plus O2, ये अपना हीटिंग इफेक्ट था। थर्ड हमने पढ़ा एसिडिक मीडियम में ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद कन्वर्ट होगा Cr3+ में और बहुत सारे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेगा। बताओ Fe2+ को कहां पहुंचा देता है, Fe3+ में। I- को कहां पहुंचा देगा, I2 में। H2S को कहां पहुंचा देगा, बताओ, सल्फर में। SO2 को कहां पहुंचा देता है, SO4 में। और एक रिएक्शन और याद रख लेना, हमने लिखी नहीं है, C2O4 दिस इज ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट को ये किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, CO2 में। तो ये कुछ इसकी कॉमन रिएक्शंस हैं जो हमको पता होनी चाहिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो Cl- को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है।
ये टेस्ट सिर्फ वो क्लोराइड्स दे सकते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो, मतलब जो आयोनिक हो। अगर कोवेलेंट क्लोराइड्स हैं जैसे AgCl हो गया, Hg2Cl2 हो गया, PbCl2 हो गया, वो इस टेस्ट को शो नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, Cl- के सॉल्यूशन में H2SO4 प्लस साथ में क्या ऐड करते हैं, K2Cr2O7। तो आपको रेड ब्राउन वेपर्स मिलती हैं CrO2Cl2, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड गैस, जिसको अगर आप NaOH से पास करो तो आपको Na2CrO4 का एक येलो सॉल्यूशन मिलता है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक, चलो तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और डाइक्रोमेट की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।